हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट एसएसबी मेडिकल प्रोसेस के बारे में। जितने भी आपके एसएसबी में मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट होते हैं, कैसे आप टीआर या पीआर आपको मिलता है तो कैसे आप अपील कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप अपना टीआर क्लियर कर सकते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ज़रूर से, अगर आप एसएसबी एस्पिरेंट हैं या किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली 9 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द टास्क विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए, आपके पास गूगल मीट का लिंक आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डेली लिंक आएगा, आपको ज्वाइन करना है। बाकी एस्पिरेंट्स भी होंगे आपके साथ। सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे वो पीपीडीटी हो, वैट हो, टैट हो, एटसेट्रा, और आपको सेम डे फीडबैक भी मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने का चांस मिलेगा। आप कहाँ लैग कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग में, वो सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी, ठीक है, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए, या आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। एसएसबी का जो मेडिकल है वो एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद ही कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे 1 से लेकर डे 5 तक जितने भी एसएसबी में टास्क होते हैं उनकी आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके एसएसबी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे जो टास्क हैं वो सीरीज में अपलोडेड हैं डे 1 से। और मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है। कॉल अप लेटर, एफिडेविट, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की हैं, तो वो प्लेलिस्ट देखने के बाद ही आप यहाँ पे आइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू एसएसबी मेडिकल। तो जो सबसे पहला मेडिकल टेस्ट होता है दैट इज वाइटल टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल्स, ठीक है। वाइटल टेस्ट क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट होती हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला होता है पल्स रेट। यहाँ पे आपका पल्स रेट चेक होगा। सबसे जो फर्स्ट टेस्ट होता है एसएसबी मेडिकल में दैट इज वाइटल टेस्ट, ठीक है। पल्स रेट चेक होगा। यहाँ पे नॉर्मल रेंज जो होती है पल्स रेट की दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट, चेक्ड फॉर रिदम, स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी, ओके। नेक्स्ट इज योर ब्लड प्रेशर विच इज ऑल्सो नोन एज बीपी। जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की दैट इज 120/80। हाई और लो बीपी कैन बी अ कॉज फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन, ठीक है। अगर आपको हाई बीपी है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, तब भी एक रिजेक्शन का कॉज है, आपको टीआर मिल सकता है इसमें, और पीआर भी मिल सकता है अगर वो क्योरेबल नहीं है तो। एंड मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो एसएसबी के लिए बने हैं, जो आपको गाइड करते हैं। बट आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक चैनल फॉलो करना है। आपको व्यूज़ पे नहीं जाना है, आपको सब्सक्राइबर काउंट पे नहीं जाना है। आपको देखना है कि कौन कितनी ऑथेंटिसिटी से, कौन कितनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ आपको सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। बिकॉज एसएसबी इज मोर लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। कोई भी पर्सन आपको गाइड करके आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज नहीं कर सकता है, जो आपकी बचपन से पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल को फॉलो करें, एंड मेक श्योर गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेटरी रेट। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है दैट इज 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, चेक फॉर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अस्थमा या लंग इश्यूज, ठीक है। अगर आपको अस्थमा है तो भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। और मैं ये जो भी आपको मेडिकल टेस्ट बता रही हूँ, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अपने, जब मैं रिकमेंड हुई थी और जो भी मेरा मेडिकल हुआ था फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। मैं स्पेसिफिकली उन एक्सपीरियंस के बेस पे ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत सारे नए नए तरीके के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो एआई बेस्ड होते हैं, जो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। फिर आपका चेक होता है वाइटल में टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर, इन्फेक्शन में बी अ डिले फॉर मेडिकल क्लियरेंस। नेक्स्ट इज आपका हाइट एंड वेट कंपेयर्ड अगेंस्ट आर्म फोर्सेस स्टैंडर्ड। जो आपका बीएमआई है वो बिल्कुल आर्म फोर्सेस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। मैं एक आपको इसके बाद एक वीडियो बना के प्रॉपर बताऊंगी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी आप गूगल करके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो आप आर्म फोर्सेस के लिए चेक कर सकते हैं गूगल पे, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका हाइट और वेट कितना होना, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सपेंशन। जो मिनिमम एक्सपेंशन है दैट इज 5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड, ठीक है, इंडिकेट लंग कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइटल टेस्ट के बाद ब्लड टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल। ये भी आपका डे 1 में कंडक्ट हो जाता है। तो ब्लड टेस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कंप्लीट हेमोग्राम होता है, ठीक है। अब इनमें ना बहुत सारे टेस्ट चेक किए जाते हैं, बट आपको डिटेल एनालिसिस नहीं करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है इन टेस्ट में। हम मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। अगर आपने पहले कहीं ब्लड टेस्ट करवाया है और आपकी कुछ कुछ कंपोनेंट्स कम है या ज़्यादा निकले, तो उसको आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है। बाकी हमें ब्लड टेस्ट में ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है, ठीक है, टीएलसी, उसके बाद आपका डीएलसी चेक होता है, प्लेटलेट चेक होता है, आपका एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट चेक होते हैं, फैटी लिवर वगैरह के लिए जो होता है, बिलीरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीओटी, और ये सारे खाली पेट होते हैं। तो फर्स्ट डे में जितने भी आपके टेस्ट हो जाएंगे जो मेनली खाली पेट वाले होते हैं वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, जैसे हम आरएफटी भी बोलते हैं, जो किडनी के लिए होता है। एंड एलएफटी जो होता है वो आपके लिवर हेल्थ के लिए होता है, ठीक है। और जो आरएफटी होता है वो आपका यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड ये सब मेजर करता है। इन्फेक्शियस डिसीजेस अगर आपको हैं, मैंडेटरी स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग टेस्ट फॉर एचआईवी एंड हेपेटाइटिस, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं आपके ब्लड टेस्ट में ही, ठीक है। ये सारे टेस्ट मैंने आपको बता दिए। ब्लड शुगर के टेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज आप खाली पेट होते हैं तो शुगर फास्टिंग का टेस्ट हो जाता है। आरएफटी, एलएफटी हो जाता है, एचआईवी टेस्ट हो जाता है आपका, ठीक है। हेमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब हो जाता है। हेपेटाइटिस के टेस्ट हो जाते हैं। और बाकी जो टेस्ट होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं, बिकॉज आपके एक ब्लड टेस्ट में बहुत सारी चीजें चेक की जा सकती हैं, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड टेस्ट, बिकॉज आपकी हिडन डिसीजेस को बता देता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट में जो आपकी बॉडी में जितनी भी हिडन डिसीजेस है वो सब पता चल जाता है, ठीक है। इंश्योर कैंडिडेट कैन हैंडल फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस ऑफ सर्विस, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर को पता चल जाता है कि आप फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं अच्छे से, आपकी बॉडी में कोई भी हिडन डिसीजेस नहीं है। नेक्स्ट इज प्रो टिप्स फॉर द डे ऑफ द टेस्ट, ठीक है। अगर आपको ब्लड टेस्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम रही है या कोई डेफिशिएंसी रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और उस दिन आपको क्या करना है जिस दिन आपका ब्लड टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड टेस्ट पहले अगर आपने कहीं पे करवाया है, आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है नॉर्मल नहीं आई है, तो आप एक बार फिर से करवा सकते हैं, ठीक है, फॉर योर सेफ साइड। जिस दिन आपका ब्लड टेस्ट होता है उस दिन आपको क्या करना होता है, फास्टिंग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपको खाली पेट जाना होता है, आपको कुछ भी नहीं पीना होता है, सिर्फ एक पानी अलाउड होता है। अवॉइड मेडिकेशन एंड सब्सटेंसेस, अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, अगर आपको थायराइड है, बीपी है, कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो अवॉइड कीजिए, बिकॉज आपका जो ब्लड टेस्ट है वो इससे अफेक्ट हो जाएगा। स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, अल्कोहल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेन किलर बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज एसएसबी में लोग क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, ठीक है। बट नहीं लेना है आपको, बिकॉज आपका इसमें ब्लड टेस्ट अफेक्ट हो जाएगा। अच्छे से पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, बिकॉज अगर आप पानी कम पियेंगे तो ब्लड टेस्ट में फिर ऊंचा नीचा कुछ हो जाएगा और फिर आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। बिकॉज आपका यहाँ पे जो एम है वो सिर्फ रिकमेंड होना नहीं है, मेडिकली फिट होकर अकेडमी जाके पास आउट होना है, ठीक है। इसमें प्रिपरेशन टिप्स क्या रहेंगी, स्टे हाइड्रेटेड, ईट बैलेंस डाइट बिफोर मेडिकल्स, ठीक है। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। मैं देखती हूँ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कैंडिडेट मेस में कैंटीन में बिल्कुल खा रहे होते हैं बर्गर चाउमीन वगैरह, बट गाइस आपको नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड टेस्ट में अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छे से सोइए। कॉमन कॉजेज फॉर रिजेक्शन और रेफरल जो होता है वो होता है कि वाई रूटीन ब्लड वर्क हेल्प क्लियर फॉर योर सर्विस, हाई बिलिरुबिन लेवल्स, लाइक अगर आपको फैटी लिवर है या अगर आपको कोई फीवर है तो ये एक रिजेक्शन का कॉज बन जाता है, ठीक है। और अगर आपके सेल काउंट जो है वो अनयूजुअल है तब भी आपको रिजेक्शन का कॉज बन जाता है, फिर आपको एएमबी और आरएमबी के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट इज यूरिन टेस्ट, ये भी आपका खाली पेट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें यूरिन टेस्ट में ना आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट में एक बूंद ब्लड में आपका, एक बूंद तो नहीं, थोड़ा सा जो 10 ml का ब्लड लेंगे आपका, 10 ml भी मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट हाँ इतना ही लेते हैं, ठीक है। वो एक थोड़ा बहुत एक क्यूब कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें वो फुल लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो 5 ml से लेके 10 ml के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि कितना आपका ब्लड लेते हैं वो, बट ठीक है। एक ब्लड टेस्ट से आपकी बहुत सारी मेडिकल टेस्ट चेक हो सकते हैं। यूरिन टेस्ट में भी वही होता है, आपका एक यूरिन टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या चेक होता है, आपकी कलर चेक हो जाएगा यूरिन का, क्लैरिटी, ओडर, पीएच जो भी है यूरिन का, वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, पस सेल्स, क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। प्रोटीन और शुगर का लेवल भी डिटेक्ट हो जाता है, जिससे आपकी किडनी और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, स्टोन वगैरह रहा है पहले, तो आपको फिर रिजेक्शन मिल सकता है इसमें, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे लिवर हेल्थ भी चेक हो जाता है, मेटाबॉलिक हेल्थ भी चेक हो जाती है, तो एक यूरिन टेस्ट से आपका बहुत सारा चेक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं बेसिकली।
इसमें जो कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शन होते हैं वो ये होता है प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। अगर आपके शुगर में अगर आपके यूरिन में सॉरी शुगर डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है, तो वो फिर एक रिजेक्शन का कॉज बन जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है प्रोटीन यूरिया। अगर आपके यूरिन में एक्सेस प्रोटीन डिटेक्ट हो रहा है तो ये इससे ये क्या सजेस्ट करता है कि आपको कोई किडनी डिसीज है, और फिर वो भी आपके रिजेक्शन का कॉज बन जाएगा। अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है या सीरियस इलनेस है, ठीक है। और गर्ल्स के केस में मैं बता दूं, बिकॉज मैं खुद भी एक लड़की हूँ, अगर आपको पीरियड्स हैं, बिकॉज एसएसबी के आसपास भी अगर किसी के पीरियड्स होते हैं तभी वो इफेक्ट हो जाता है यूरिन टेस्ट आपका। तो अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं या आने वाले हैं या थोड़ा लेट हैं तो आप ना मेडिकल असिस्टेंट को बता दीजिए अगर आप पीरियड्स में हैं कि हाँ मुझे पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहले से बता दोगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अननेसेसरीली आपके यूरिन में ब्लड आएगा तो फिर वो कुछ और ना रिजेक्शन दे दें आपको। तो बेसिकली आपको पहले ही बताना है कि आपके डेट्स चल रहे हैं, आपकी पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है। एबनॉर्मल पीएच है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो ये भी आपके रिजेक्शन का कॉज हो जाता है, जो आपके मेटाबॉलिक या रीनल इश्यूज को दिखाता है, ठीक है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन साइंस, अगर बैक्टीरिया या पस्टिल्स ज़्यादा या कम है तो वो भी एक रिजेक्शन का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स फॉर कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा। ड्रिंक सफिशिएंट वाटर बिफोर द टेस्ट, अच्छे से पानी पीजिए, ठीक है। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड जंक फूड एटलीस्ट 1 वीक प्रायर। डो नॉट टेक अननेसेसरी मेडिकेशन अनलेस प्रिस्क्राइब, मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना है, ठीक है। मेंटेन हाइजीन टू अवॉइड कंटामिनेशन, अपनी बॉडी में हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है। अच्छे से सोना है और स्ट्रेस फ्री रहना है, बिकॉज आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका फिर मेडिकल टेस्ट अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ईएनटी एग्जामिनेशन कंपोनेंट, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को टीआर मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप। ईएनटी में आपके 3 कंपोनेंट्स चेक होते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर की। ईयर एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो ईएनटी वाले होते हैं वो क्या चेक करते हैं, आपका हियरिंग टेस्ट चेक करते हैं, जिसमें आपका विस्पर टेस्ट होता है, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट होता है, ये मैं आगे आपको टेस्ट बताऊंगी क्या क्या होते हैं ये टेस्ट। ईयर कैनाल चेक होता है, वैक्स चेक होता है। अच्छा, वैक्स के केस में मैं आपको बता दूं, अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा वैक्स है तब भी एक रिजेक्शन का कॉज है, तो प्रॉपर आप अपने कान मान को साफ करके जाइए, अपनी बॉडी को प्रॉपर क्लीन और हाइजीन रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या परफोरेटेड ईयर ड्रम है, बहुत लोगों के ईयर ड्रम्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एक रिजेक्शन का कॉज होता है। बैलेंस चेक करना होता है, सिंस इनर ईयर अफेक्ट बैलेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ विस्पर टेस्ट क्या होता है। जो ईएनटी वाले जो डॉक्टर होती हैं वो कुछ डिस्टेंस से आपको कुछ बोलेंगी, वो अपनी पिच बढ़ाएंगी, कभी लो करेंगी, कभी बिल्कुल ही धीरे से बोलेंगी। और एक जो मेडिकल असिस्टेंट होंगे वो एक कार्ड होगा उनके हाथ में छोटा सा, ठीक है। एंड वो आपके दूसरे कान में उसको रब करेंगे हल्का हल्का, ताकि आप एक कान से सुने सिर्फ और एक कान से ही बताएं। और जैसे जैसा वो डॉक्टर बोलेंगी, कोई नंबर बोल सकती है, कुछ अल्फाबेट बोल सकती है, वो कुछ भी बोल सकती है, और आपको अच्छे से सुनना है और बताना है, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ बताना है। फिर सिमिलरली मेडिकल असिस्टेंट क्या करेंगे, आपके दूसरे कान में वो पेपर रब करेंगे, कार्ड सा छोटा सा होता है बिल्कुल, ताकि आप दूसरे कान से डॉक्टर को सुने और फिर वो बताएं। तो इसी को हम बोलते हैं विस्पर टेस्ट। आपको ना बिल्कुल जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल रिपीट करने हैं एक्यूरेसी के साथ। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट क्या होता है, ये आपके बोन्स चेक करती हैं, ईयर बोन, और एयर कंडक्शन ऑफ साउंड चेक करता है, ठीक है। ईयर कैनाल चेक में आपका वैक्स चेक होता है, ईयर का इन्फेक्शन या ईयर ड्रम्स चेक होते हैं। बैलेंस चेक में आपके इनर ईयर कंट्रोल बैलेंस, दे चेक फॉर वर्टिगो डिजीनेस। आपको पता होगा जब आपके ईयर में बहुत ज़्यादा वैक्स हो जाता है तब फिर क्या होता है कि आपको डिजीनेस होने लगती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईएनटी वाली डॉक्टर चेक करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज नोज के केस में क्या चेक होता है, आपका चेक होता है सबसे पहले सेप्टम चेक। अच्छा, डीएनएस जिसे हम बोलते हैं डेविएटेड नसल सेप्टम, इसमें बहुत सारे लोगों को टीआर मिलता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने मेडिकल दिया है एयरफोर्स आर्मी नेवी का रिकमेंड होने के बाद, और जो क्राइटेरिया मैंने देखे हैं वो ही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनएस बहुत सारे लोगों को होता है और डीएनएस में बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको डीएनएस है तो ये एक रिजेक्शन का कॉज है, तो बेसिकली आपको अपने डीएनएस की सर्जरी करवानी पड़ेगी, और सर्जरी के बाद भी 1 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग पैसेज, अगर ब्लॉकेज है, कुछ क्रॉनिक साइनस है, पॉलिप्स इशू है, तब भी आपको रिजेक्शन मिलेगा, अगर आपको साइनस वगैरह है तो। स्मेल टेस्ट, एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑर्डर, अगर आप नहीं कर पाते हैं तब भी आपको रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। तो नोज में क्या क्या चीज़ें चेक होती है, सेप्टम चेक होता है आपका, डेविएटेड नसल सेप्टम है तो फिर ये नोज एग्जामिनेशन में आपको रिजेक्शन मिलेगा। ब्रीथिंग पैसेज में आपको रिजेक्शन मिल सकता है, और स्मेल टेस्ट में आपको रिजेक्शन मिल सकता है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। नेक्स्ट इज थ्रोट। थ्रोट के केस में क्या होता है, जैसे अगर आपको टॉन्सिल है या फेरेंक्स है तो इसके केस में आपको रिजेक्शन मिलेगा, अगर आपको टॉन्सिल वगैरह है तो। इन लार्ज टॉन्सिल, क्रॉनिक थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत लोगों के थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, या एसएसबी में चिल्लाने वगैरह से आवाज़ ही नहीं निकलती है ना।
तो आवाज़ नहीं निकलना वगैरह तो फाइन है, बट टॉन्सिल अगर हो गया या कोई थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपको रिजेक्शन मिलेगा। वॉइस की क्वालिटी अगर होर्सनेस है, स्पीच इश्यूज है, अगर आप जिन्हें बोलते हैं ना ततुला के जो लोग बोलते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते, तो फिर उनको रिजेक्शन मिलता है। एयरवे चेक होता है, एनी ऑब्स्ट्रक्शन अफेक्टिंग ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें आपकी थ्रोट में चेक होती हैं। ये 3 टेस्ट होते हैं टॉन्सिल के लिए, ठीक है, वॉइस क्वालिटी के लिए और एयरवे चेक के लिए, ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। अब कॉमन इश्यूज क्या होते हैं जो ईएनटी में आपके रिजेक्शन का कॉज बनते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है इम्पैक्टेड ईयर वैक्स, ठीक है। ये बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है, बट कैंडिडेट ना इसे ट्रीट करवाते नहीं है। आप खुद से साफ करते रहिए घर पे, ठीक है, एसएसबी में जाने से पहले साफ कर लीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो एटलीस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप किसी ईएनटी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लें और उनसे कंसल्ट करके करवाएं, ठीक है। डीएनएस के लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको डीएनएस है तो ये एक रिजेक्शन का कॉज बनता है, और ये आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये एक परमानेंट रिजेक्शन का कॉज है, ठीक है। अगर आपको साइनस है तब भी एक रिजेक्शन है। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको टीआर या पीआर अपील कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के बताई है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको एस एम बी ए एम बी आर एम बी में डिफरेंस नहीं पता है, और आपको नहीं पता है कि कैसे आपको अपील करना है अपना टी आर या पी आर, तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज परफोरेटेड ईयर ड्रम्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी एक वो रिजेक्शन का कॉज है। आपको सीवियर टॉन्सिल है या थ्रोट में abnormalities है तो रिजेक्शन का कॉज है। प्रिपरेशन टिप्स फॉर कैंडिडेट इसमें क्या रहेगा? अगर आपको लगता है कि ईएनटी में आपको कोई इशू आ रहा है, आपको रिजेक्शन मिल सकता है, तो आप क्या कीजिए, एक प्री मेडिकल चेकअप करवा लीजिए ईएनटी स्पेशलिस्ट से अपने एसएसबी से पहले, ठीक है। ट्रीट माइनर इश्यूज लाइक वैक्स रिमूवल, साइनस इन्फेक्शन जो भी हैं, ये माइनर जो इन्फेक्शंस हैं वो आप पहले से ही ठीक करवा के जाइए। अवॉइड लाउड म्यूजिक एक्सपोजर बिफोर टेस्ट। आपको पता ही होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको 24 आवर्स ईयरबड्स या हेडफोन्स लगा के अपने कानों में नहीं रखना है, ठीक है, इससे आपकी हियरिंग अफेक्ट होती है। स्टे हाइड्रेटेड एंड अवॉइड थ्रोट इरिटेंट्स। आपको स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें? ईएनटी इश्यूज आर माइनर एंड ट्रीटेबल। अगर आपका ईएनटी इशू डीएनएस टॉन्सिल वगैरह नहीं है, माइनर है, तो क्लियर हो जाएगा। बट अगर वो क्योरेबल नहीं है, डॉक्टर को लगता है कि वो क्योरेबल नहीं है, तो आपको फिर पीआर मिलेगा, ठीक है। आपको इनकरेज करना है बाकी कैंडिडेट्स को भी अपने साथ साथ, बिकॉज होता क्या है ना कि एसएसबी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और सबको किसी ना किसी में टीआर वीआर मिलता रहता है, तो इतना डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं अपने साथ भी, जो कैंडिडेट्स थे मेरे साथ में भी या अकेडमी में भी, ट्रेनिंग अकेडमी में भी, कि जिनका वर्स्ट केस सिनारियो था ना, जो खुद बोलते थे कि हमारा तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा, उनका भी क्लियर हो गया था। इनफैक्ट आरएमबी की कॉल सबको नहीं आती है, बट उनको आई थी और उनका क्लियर हो गया, तो इट्स ऑल अबाउट लक, ठीक है। A clear ENT test means you are one step closer to wearing the uniform. अगर आपका मेडिकल सही से चला जाता है, आप मेडिकली फिट है, तो यू आर वन स्टेप क्लोजर टू वेयरिंग द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज आई टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट है। बहुत सारे लोगों को इसमें टीआर मिलता है, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आई के केस में आप प्रे करिएगा कि टीआर ना ही मिले, ठीक है। और पीआर भी मिलता है इसमें, तो टीआर क्लियर नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ें चेक होती है आई में, दैट इज विजुअल एक्यूटी स्टैंडर्ड्स। बेटर आई अगर आपकी 6x6 विजन है विदाउट ग्लासेस। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आई के केस में डिपेंड करती है एंट्री टू एंट्री, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एंट्री, आपकी टेक्निकल एंट्री है या आपकी नॉन टेक एंट्री है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं बताऊंगी आपको, मैं आपको दोनों एंट्रीज का आपको बता दूंगी, ठीक है, ग्लासेस के साथ भी विदाउट ग्लासेस भी। अगर आपकी पावर इनसे ज़्यादा आ रही है तो फिर वो एक टीआर मिलेगा पहले तो, बट फिर वो पीआर मिलेगा, बिकॉज 42 डेज के अंदर आप कुछ भी करके अपनी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, विच इज़ फैक्ट ऑल्सो। तो बेटर आई आपकी है अगर 6x6 है विजन विदाउट ग्लासेस, तो आप पायलट एंट्री, ठीक है, फ्लाइंग, एयरफोर्स में फ्लाइंग, आर्मी एविएशन कोर और नेवी में एग्जीक्यूटिव और पायलट एंट्री के लिए बिल्कुल फिट है। अगर आपकी वर्स आई है तो वो 6/9 तक ही होनी चाहिए। बहुत लोगों की 6/12, 6/36 होती है, विच इज़ नॉट गुड एंड विच इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ रिजेक्शन। विदाउट ग्लासेस में बात करी हूँ, ग्लासेस के साथ नहीं, ठीक है। विद क्लासेस में अगर बात करूँ तो परमिटेड है 6/12 तक। 6/12 तक आप विद क्लासेस तक आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी दोनों आईज में इतनी पावर है, ठीक है। कलर विजन मस्ट पास द कलर परसेप्शन टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस इज अ डिस्क्वालीफाइंग। आपको पता होगा कि कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो मिस किया, मतलब वो अगर आपसे गलत होता है, तो फिर वो आपको पीआर ही मिलता है। एसएमबी में सबको पहले टीआर मिलता है,
मेक श्योर कीजिए कि आप मेरी एसएमबी, एएमबी और आरएमबी की वीडियो ज़रूर से ज़रूर यहाँ देख के आइएगा, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसएमबी क्या होता है, एएमबी क्या होता है, आरएमबी क्या होता है, कैसे इसमें अपील करना होता है, ठीक है। और अगर आपने डेट मिस कर दी, 42 डेज से आप एक्सीड कर गए, तो फिर आप वैसे ही मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, ठीक है, आपकी मेरिट ही नहीं बनेगी। तो कलर विजन का जो टेस्ट होता है वो आपको मैंडेटरी होता है पास करना। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर वो एक परमानेंट रिजेक्शन है। नाइट ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो फिर वो एक डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, 26 लिखा है यहाँ पे, ऐसा ही कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, एक बुक होती है जिसमें डॉक्टर आपकी टेस्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव एरर लिमिट्स, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको, जिन जो भी लोग स्पेक्स वियर करते हैं, जिनको भी आई की प्रॉब्लम है या थोड़ा कम दिखता है, ठीक है। मायोपिया जो होता है, नियर साइटेडनेस, ठीक है। इसमें आपका जो पावर है ग्लासेस का वो -3.5 डायोप्टर्स तक होना चाहिए। ये मैं टेक्निकल एंट्री की बात कर रही हूँ। टेक्निकल एंट्री में +3.5 से -3.5 तक की रेंज अलाउड है। अगर आप इससे ज़्यादा पावर की स्पेक्स वियर करते हैं तो फिर वो एक परमानेंट रिजेक्शन का कॉज है। टेम्परेरी रिजेक्शन पहले मिलेगा, बट वो 42 डेज के अंदर आप अपील करके भी अपनी विजन को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। आइस के केस में ऐसा ही होता है, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपकी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको पहले से ही स्क्रीन वगैरह से, मोबाइल से, लैपटॉप से दूरी बना के रखनी है, लिमिटेड, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में, जैसे हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसमें +3.5 डायोप्टर्स तक आपकी पावर्स अलाउड हैं। एस्टिमेटिज्म, ठीक है, अप टू +-2 डायोप्टर्स तक ये अलाउड है। ये मैं टेक्निकल एंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप नॉन टेक एंट्री के लिए जाते हैं तो फिर 6/12 विदाउट ग्लासेस आपकी पावर्स होनी चाहिए। स्क्विंट और अदर सीरियस आई कंडीशन नॉट एक्सेप्टेबल, अगर इसके अलावा कोई भी आपकी आई में प्रॉब्लम है, चाहे वो कैटरैक्ट हो, चाहे आपने लेसिक करवाई हो, कुछ भी करवाया हो, रिजेक्शन मिलेगा। बिकॉज लेसिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। एडिशनल आई एग्जामिनेशंस भी होते हैं, जैसे फुंडस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो रेटिना चेक करता है, आपका ऑप्टिक नर्व चेक करता है। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आजकल बहुत ही न्यू न्यू तरीके के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिसमें आप डॉक्टर्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। पहले क्या करते थे, कैंडिडेट्स झूठ बोल देते थे और डॉक्टर्स भी मान जाते थे और वो फिट भी हो जाते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। मेडिकल फील्ड में बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो एआई बेस्ड हैं, जो एक ब्लिंक में आपकी आई की पूरी हिस्ट्री बता देते हैं डॉक्टर को, ठीक है। तो आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने कुछ लेसिक वेसिक करवा रखी है, अगर आपने कोई भी सर्जरी या ट्रीटमेंट करवाया, तो मेक श्योर कीजिए कि आप डॉक्टर को पहले ही बता दें और आपके पास डॉक्यूमेंट भी हो। बिकॉज अगर बाद में डॉक्टर ने पकड़ा तो फिर आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक मशीन होती है जिसमें आप एक ब्लिंक करेंगे तो आपका सारा रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सारी हेल्थ पता चल जाती है। बाइनोकुलर विजन टेस्ट भी होता है जो प्रॉपर डेप्थ परसेप्शन के लिए होता है। फील्ड ऑफ विजन टेस्ट भी होता है जिसमें आपके ब्लाइंड स्पॉट्स डिटेक्ट किए जाते हैं। कलर परसेप्शन टेस्ट तो होता ही है, जैसे मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया, उस चार्ट को हम बोलते हैं इशिहारा चार्ट, यूज टू चेक द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक मशीन होती है जिसमें आप अपना चिन यहाँ रखते हैं, आपका हेड यहाँ पे होता है, फोरहेड, और जैसे ही आप ब्लिंक करते हैं स्क्रीन पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये पहले की ज़माने की जो ये इंस्ट्रूमेंट होता था, ये मशीन होती थी, उतनी इक्विपमेंट मतलब उतनी मॉडर्न नहीं होती थी, बट आजकल जो मैंने अपने टाइम पे देखा अभी, बेसिकली एएफसीएमई में जब आप एयरफोर्स के लिए रिकमेंड होके जाएंगे, ये बहुत ही लेटेस्ट मशीन है गाइस, एंड आप डॉक्टर को बिल्कुल भी झूठ बोल के बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें पता कर लेते हैं इस मशीन से, ठीक है। एआई बेस्ड है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बताती है और एरर बहुत कम होता है। तो अगर आपने लेसिक करवाई है, लेसिक करवाने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। आगे मैं लेसिक के एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मैंने खुद भी एक लेसिक करवाई है, तो मैं आपको सारी डिटेल्स उस वीडियो में बताऊंगी। और आपको टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करना है, कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको अपडेट मिल जाएगा। कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन, कलर ब्लाइंडनेस आपको पता ही है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, सीवियर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट्स के बियॉन्ड अगर कोई भी चीज़ है आई के केस में तो फिर वो टेम्परेरी रिजेक्शन है, बाद में फिर वो परमानेंट हो जाता है। लेजी आई बोलते हैं जिसे, ठीक है। और एम्ब्लियोपिया जिसे हम बोलते हैं लेजी आई को। स्क्विंट है, अगर कॉर्नियल कोई ओपेसिटी है, कॉर्निया में कोई भी कुछ भी दिक्कत है तो फिर वो एक रिजेक्शन का कॉज है। या रेटिना में कोई भी डिसीज है या कुछ भी इशू है तो रिजेक्शन का कॉज है। अनऑथराइज्ड या रीसेंट आई सर्जरीज हुई है, लेसिक वगैरह अलाउड है बट आफ्टर हीलिंग पीरियड, और आपको पता है हीलिंग पीरियड लेसिक के केस में 1.5 ईयर्स का है, ठीक है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, लेसिक के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, ठीक है। प्रिपरेशन टिप्स फॉर कैंडिडेट आई के केस में बहुत ध्यान से सुनिएगा। गेट अ comprehensive आई चेकअप बिफोर अटेंडिंग एसएसबी मेडिकल्स, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बिफोर द टेस्ट टू रिड्यूस द आई स्ट्रेन, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अवॉइड कीजिए हमेशा, नॉट ओनली फॉर एसएसबी,
मेंटेन गुड न्यूट्रिशन लाइक विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब लीजिए। इफ यू वियर ग्लासेस, कैरी योर प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। डू नॉट अटेम्प्ट अनऑथराइज सर्जरीज, तो बिल्कुल नहीं करवानी है, ठीक है। दे कैन लीड टू परमानेंट रिजेक्शन। अगर आपने लेसिक करवाई भी है, कूलिंग पीरियड का टाइम भी हो गया, तब भी आपको टीआर मिलता है, बिकॉज टीआर के लिए, लेसिक के लिए जो आपकी सारी चीजें चेक होती हैं वो अलग होता है, उनका क्राइटेरिया अलग होता है लेसिक के लिए, लाइक कॉर्नियल थिकनेस वगैरह, तो वो सिर्फ एएमबी में ही चेक होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। डेंटल टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को टीआर मिलता है डेंटल में गाइस, ठीक है। तो वाई डेंटल टेस्ट मैटर्स, डेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ओवरऑल फिटनेस एंड लॉन्ग टर्म सर्विस कैपेबिलिटी, ठीक है। Poor dental hygiene can lead to infections, difficulty in eating during training, long-term complications. The armed forces want candidates who are medically fit in all aspects, including oral health. तो आपकी oral health बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई भी डेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने रूट कैनाल वगैरह करवाया है तो डॉक्टर को वैसे तो पता चल जाता है, बट आप पहले ही बता दीजिएगा। आपको पायरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, आपके टीथ जो होने चाहिए वो पूरे होने चाहिए, ये सारी कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट पॉइंट्स होते हैं वो 14 डेंटल पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं मिनिमम, ठीक है, टू क्लियर द डेंटल टेस्ट। अगर 14 से कम आपको मिलते हैं तो फिर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा, आपको अपील करना पड़ेगा। मिसिंग टू मेनी टीथ्स कैन मेक यू अनफिट। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट, आपका अच्छा होना चाहिए। सीवियर मैलिकुलेशन, क्रूक टीथ में भी है कॉज फॉर रिजेक्शन। जो आपने देखा होगा कि लोगों के एक के ऊपर एक दांत आते जाते हैं, तो वो भी एक रिजेक्शन का कॉज है। आप मेरी एसएमबी एएमबी आरएमबी वाली वीडियो पक्का जरूर से जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा कि अपील कैसे करना है, ठीक है। माइनर इरेगुलरिटीज आर यूजुअली एक्सेप्टेबल, माइनर चीजें किसी भी केस में है तो वो एक्सेप्टेबल है, बट अगर वो मेजर है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो फिर वो परमानेंट रिजेक्शन का कॉज है। कैविटी नहीं होनी चाहिए, कुछ दांत आपका सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव कैरीज, अनट्रीटेड कैविटीज और गम डिसीज नहीं होना चाहिए। गम डिसीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके गम्स हेल्दी होने चाहिए, कैन लीड टू टेम्परेरी अनफिटनेस, ठीक है। ओरल हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए, स्टेन, स्टार्टर, पुअर गम हेल्थ आर नोटेड। जॉ एंड बाइट जो होती है आपकी वो अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपर च्यूइंग फंक्शन। आपके जो डॉक्टर होते हैं वो बोलेंगे कि चबा के दिखाओ अच्छे से, है ना, दांत बिल्कुल खोल के बंद करके, वो बार बार पूछेंगे आपसे। एग्जामिनर्स चेक बाइट अलाइनमेंट, वो चेक करते हैं, अगर अलाइनमेंट सही है, तब सब कुछ सही है, तो 14 पॉइंट्स आपको मिनिमम मिल जाएंगे। कॉमनली एक्सेप्टेड कंडीशंस में आपको बता देती हूँ, अगर माइनर फिलिंग्स है और क्राउन्स है तो एक्सेप्टेड है, बिकॉज आजकल हर किसी के केस में फिलिंग्स फिलिंग्स तो सब करवाते ही हैं, ठीक है, एक दो दांतों में। स्लाइट इरेगुलरिटी इन टीथ अलाइनमेंट है, चल जाएगा। इरेगुलरिटी थोड़ी सी टीथ अलाइनमेंट में है, चल जाएगा। विजडम टीथ है, अगर कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा है तो चल जाएगा, बट इनके अलावा नहीं चलेगा, आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल जाएगा या टीआर भी मिल सकता है। कॉजेस ऑफ रिजेक्शन, लेस देन 14 डेंटल पॉइंट्स, ठीक है, अगर 14 डेंटल पॉइंट से कम है तो रिजेक्शन मिलेगा। कोई गम डिसीज है, पायरिया है, रिजेक्शन। वो एडवांस टूथ डीके है तो फिर वो भी एक कॉज ऑफ रिजेक्शन है। सीवियर मैलिकुलेशन अफेक्टिंग च्यूइंग, कॉज ऑफ रिजेक्शन। अनट्रीटेड डेंटल इन्फेक्शन है तो वो भी कॉज ऑफ रिजेक्शन है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर बिफोर एसएसबी मेडिकल, अगर आपको लगता है कि डेंटल के केस में आपको कोई इशू आ रहा है, आपको टीआर पीआर मिल सकता है, तो विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर योर मेडिकल। मैं 1 मंथ का टाइम यहाँ पे इसीलिए बोल रही हूँ डेंटल के केस में, बिकॉज डेंटल के केस में टाइम लगता है। डेंटल ट्रीटमेंट टेक्स टाइम। आप कभी भी किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उनके बोर्ड पे लिखा रहता है, बी पेशेंट, डेंटल ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, ठीक है। इसीलिए आपको 1 महीने पहले डेंटल के पास जाना है। गेट कैविटीज फिल्ड एंड स्केलिंग डन, स्केलिंग करवा लीजिए, कैविटी अगर है तो फिलिंग विलिंग करवा लीजिए। मेंटेन ओरल हाइजीन, ब्रश ट्वाइस डेली, फ्लॉस यूज, माउथ वॉश अच्छे कंपनी का माउथ वॉश यूज कीजिए। टोबैको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, पान मसाला गुटखा ये सब बिल्कुल मत खाइए। स्टेन्स एंड गम डैमेज आर रेड फ्लैग्स, गम आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, स्टेन्स नहीं होने चाहिए आपके टीथ में। इफ यू हैव मिसिंग टीथ कंसल्ट अबाउट डेंचर्स और इम्प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज की टेक अवे जो आप डेंटल टेस्ट से ले सकते हैं। डेंटल टेस्ट इज सिंपल बट डिसीजिव, ठीक है, सिंपल टेस्ट होता है बट डिसीजिव होता है, अगर आपके पॉइंट्स कम है तो फिर रिजेक्शन है। डोंट इग्नोर इट, अ स्मॉल कैविटी कैन कॉस्ट यू योर रिकमेंडेशन, ठीक है। विद प्रॉपर केयर यू कैन इजीली क्लियर दिस पार्ट ऑफ द मेडिकल। नेक्स्ट इज ईसीजी इन एसएसबी मेडिकल। सबसे पहले ईसीजी होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट, ठीक है। ईसीजी रिकॉर्ड करता है आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, बेसिकली ये हार्ट का टेस्ट होता है। पर्पस इन एसएसबी, एसएसबी में क्यों करवाया जाता है ईसीजी, बिकॉज आपकी डिटेक्ट करते हैं हार्ट रिदम को, कंडक्शन इश्यूज को और हिडन कार्डियक डिसीजेस को। इंपॉर्टेंट क्यों जाता है ईसीजी आर्म फोर्सेस के लिए, बिकॉज आर्म फोर्सेस रिक्वायर कैंडिडेट्स टू बी फ्री फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज फॉर ऑपरेशनल फिटनेस, ठीक है। आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल डिसीज फ्री होना चाहिए फॉर ऑपरेशनल फिटनेस। अभी कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कंडक्टेड ड्यूरिंग द एसएमबी स्पेशल मेडिकल बोर्ड। अगेन मैं आपको बताऊंगी, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ एसएमबी एएमबी आरएमबी से रिलेटेड।
मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो जाके देख लीजिए। और एसएसबी मेडिकल वाली ये वीडियो देखने से पहले आप एसएसबी की वीडियो देखिए। जब तक आप रिकमेंड नहीं होंगे तब तक आपका मेडिकल नहीं होगा। तो पहले आपका एम है रिकमेंड होना। रिकमेंड होने के लिए आपके डे 1 से लेकर डे 5 तक सारे टास्क क्लियर होने चाहिए, जिसकी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सारी वीडियोस का। कोई भी डाउट आता है कमेंट कीजिए मुझसे। अगर आपको अपना एसएसबी का मॉक इंटरव्यू देना है ऑनलाइन, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको मॉक इंटरव्यू देना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपना पीआईक्यू फील्ड मेल करना है, मेल आईडी नीचे मेंशन है, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि किस डेट और टाइम पे आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाया जाएगा। प्रॉपर एक मॉक इंटरव्यू होगा, सारे फीडबैक्स मिलेंगे आपको रिलेटेड टू एवरी एरिया, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आपको जरूर चेक करनी है एसएसबी वाली। प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन चेस्ट आर्म्स एंड लेग्स। आपके हेड से लेके टो तक 10 पिन्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोड्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो प्लेस किए जाते हैं आपके चेस्ट पे, आर्म्स पे, लेग्स पे। ग्राफ रिकॉर्डेड फॉर हार्ट रिदम, कुछ ग्राफ आता है इसमें, ठीक है। डॉक्टर्स चेक फॉर एरिथमियम, एरिथमिया, कंडक्शन ब्लॉक्स और इसमिक चेंजेस। इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बट आपका हार्ट जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। ये डॉक्टर पढ़ के बताते हैं कि क्या है आपकी हार्ट की कंडीशन। कॉमन ईसीजी फाइंडिंग्स लीडिंग टू रिजेक्शन। अब इसमें पढ़ेंगे हम कि रिजेक्शन किस किस केस में मिल सकता है। सबसे पहली चीज है अरिथमियाज, जिसे हम इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं। आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है तो रिजेक्शन मिलेगा आपको। बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर है, कंडक्शन डिफेक्ट है। इसमें चेंजेस हैं, पुअर ब्लड सप्लाई टू हार्ट। कंजेनिटल हार्ट डिसीज है अगर आपको। परसिस्टेंट टेकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है जो एबनॉर्मल हार्ट रेट के लिए होता है। तो इन सारे केसेस में आपको रिजेक्शन मिल सकता है ईसीजी में। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईसीजी टेस्ट, ठीक है। अवॉइड स्टिमुलेंट्स, कैफीन नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं लेना है बिफोर द टेस्ट, क्या पूरी लाइफ में नहीं लेना है कभी, ठीक है। स्टे काम, एंजाइटी कैन कॉज टेम्पररी इरेगुलरिटीज। आपको पता है जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आप डिप्रेशन में रहेंगे, जितना आप टेंशन में रहेंगे, उतना आपका बॉडी पे इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, और आपकी बॉडी मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, सारे टेस्ट जो है आपकी फिर एबनॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है। मेंटेन फिटनेस, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। मेडिकल चेकअप बिफोर एसएसबी, गेट एन ईसीजी डन प्राइवेटली टू डिटेक्ट इश्यूज अर्ली। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है ईसीजी टेस्ट में, तो आप एक ईसीजी कंडक्ट करवा सकते हैं बाहर से। मेडिकल स्टैंडर्ड इन आर्म फोर्सेस क्या कहता है ईसीजी के केस में, कैंडिडेट मस्ट हैव नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग, ठीक है। Any condition that can cause sudden cardiac arrest, fainting or reduced stamina is considered unfit. बेसिकली पता है आपके ईसीजी ग्राफ में ये भी पता चल जाता है कि इन फ्यूचर आपको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं। बहुत सारे साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पता चल जाती हैं। फेंटिंग पता चल जाती है, स्टैमिना पता चल जाता है आपका, ठीक है। माइनर वेरिएशंस में भी गिवन टेम्पररी अनफिटनेस विद एडवाइस टू रिपीट ईसीजी आफ्टर रेस्ट। अगर आपका कुछ लगता है कि ऐसा एबनॉर्मल सा ग्राफ आ रहा है, तो फिर आपका ईसीजी रिपीट भी हो सकता है। नाउ अल्ट्रासाउंड टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल। अल्ट्रासाउंड को हम यूएसजी भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, डिटेक्ट द हिडन मेडिकल इश्यूज दैट में अफेक्ट फिटनेस फॉर सर्विस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है। चेक एब्डोमिनल ऑर्गन्स, लिवर चेक कर लेता है आपका, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनीज, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड चेक करता है। पेल्विक को भी चेक कर लेता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्लैडर्स। फॉर वुमेन के केस में पीसीओडी, पीसीओएस भी डिटेक्ट करता है, सिस्ट, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी डिटेक्ट करता है आपका अल्ट्रासाउंड। प्रोसीजर क्या होता है, ये भी आपका डे 1 होता है, खाली पेट होता है, कंडक्टेड ऑन डे 1 ऑफ द मेडिकल, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट ऑन एम्प्टी स्टमक जाना है आपको। ड्रिंक करना है सिर्फ पानी बिफोर द स्कैन, और अच्छे से पानी पीना है। जितना आप पानी पियेंगे, जितना आपका ब्लैडर फुल रहेगा, उतनी क्लियर इमेज डॉक्टर को दिखेगी, ठीक है। लाई डाउन वाइल रेडियोलॉजिस्ट स्कैन एब्डोमेन विद अल्ट्रासाउंड प्रोब। वो आपके पेट पे जेल लगाएंगे, फिर अपनी मशीन से चेक करेंगे सारी जगह। इमेजेस रिकॉर्डेड फॉर मेडिकल बोर्ड रिव्यू, ठीक है। जो रिपोर्ट होती है वो आपको नहीं दिखाई जाती है, आपकी मेडिकल फाइल में अटैच होती है लास्ट में। कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन इन अल्ट्रासाउंड, किडनी रीनल स्टोन से, अगर आपको किडनी में स्टोन है, रीनल स्टोन है, तो ये फिर एक कॉमन रीजन जाते हैं रिजेक्शन के, ठीक है। लिवर में अब नॉर्मलिटीज है, जो फैटी लिवर है आजकल बहुत ही कॉमन है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो ये भी रिजेक्शन का कॉज है। सिरहोसिस है तो रिजेक्शन का कॉज है। गॉल ब्लैडर में बहुत लोगों के स्टोन्स होते हैं, तो ब्लैडर में अगर आपके स्टोन्स हैं तो ये भी एक रिजेक्शन का कॉज है। पैनक्रियाटिक इश्यूज हैं अगर आपको, तब भी रिजेक्शन का कॉज है। अगर एज अ फीमेल आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, तो रिजेक्शन का कॉज है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड में ये डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत ही न्यू न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। एनी कंजेनिटल abnormality डिटेक्टेड इन abdominal organs। अच्छा, टीआर वर्सेस पीआर बता देती हूँ। वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी टीआर और पीआर की, बट मैं एसएमबी, एएमबी और आरएमबी की वीडियो बना चुकी हूँ पहले ही। टेम्पररी अनफिटनेस उस तब मिलता है जब आपको माइनर इश्यूज है, लाइक स्मॉल स्टोन्स है, फैटी लिवर, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 नहीं, ग्रेड 1, ठीक है।
और जो 42 डेज के अंदर ट्रीट हो सकता है तब आपको टेम्परेरी अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। बट आपको परमानेंट अनफिट तब डिक्लेयर किया जाता है जब आपको सीवियर कोई डिसीज है, जैसे फैटी लिवर ग्रेड 2, लिवर डिसीज, सिस्ट है, कोई कंजेंटल डिफेक्ट है, तो उसमें आपको परमानेंट अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। अब प्रिपरेशन टिप्स क्या रहेंगी इसमें? अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हैवी ऑयली फूड बिफोर मेडिकल्स, ठीक है। गेट अ प्रिवेंटिव यूएसजी डन प्राइवेटली बिफोर एसएसबी टू डिटेक्ट इश्यूज अर्ली। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो एक अल्ट्रासाउंड बाहर से करवा लीजिए। ट्रीट किडनी स्टोन्स बहुत लोगों को होता है, ठीक है, आप भी करवा लीजिए एक बार चेकअप चेकअप बाहर से। पीसीओडी अगर आपको है तो आप इसे मेडिकली और सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन अ हेल्दी डाइट, ठीक है। नाउ सर्जिकल एंड ऑर्थो टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल, और ये बहुत ही ध्यान से सुनना है, इसमें बहुत लोगों को टीआर मिलता है, इनफैक्ट पीआर भी मिलता है। माइनर डिग्री से अगर आपको डिफरेंस आ रहा है तब भी इसमें पीआर देते हैं। मैंने पर्सनली देखा है, अपने मेरे साथ के कैंडिडेट्स थे, उनको 2 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा था क्यूबिटस वैल्गस में, एंड उनको पीआर मिला था, एंड ही वाज AIR 2, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको नौकनी है, जैसे हम जेनू वैल्गम भी बोलते हैं, नौकनी मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पैर हैं, और नौकनी का मतलब होता है आपके नीज जो इनवर्ड इनवर्ड बेंड होते हैं, दिस इज कॉल्ड नौकनी, ठीक है। लेग्स बेंड इनवर्ड व्हेन स्टैंडिंग स्ट्रेट, कैन अफेक्ट रनिंग, मार्चिंग, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी। ये आपके अफेक्ट करता है रनिंग में, मार्चिंग में, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी में। इवन कॉजेस माइल्ड माइल्ड केसेस ऑफन लीड टू रिजेक्शन। अगर आपको माइल्ड भी नौकनी है तब भी एक रिजेक्शन का कॉज है, ठीक है। तो आप डॉक्टर से, एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करके इसको ट्रीट करवा लीजिए। नेक्स्ट इज फ्लैट फूड। फ्लैट फूड का मतलब ये हेल्दी फूड है जिसमें आर्च बनती है, और ये फ्लैट फूड है जिसमें कोई आर्च नहीं बनती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टैमिना लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें, बिकॉज आपको फ्रिक्शन भी अफेक्ट होता है इसमें, तो आपकी जो बॉडी का जो एनर्जी है बहुत कंज्यूम होती है इसमें। एब्सेंस ऑफ नेचुरल आर्च इन फूड, ठीक है, जिसे हम फ्लैट फूड बोलते हैं, रिड्यूसेस शॉक अब्जॉर्प्शन, इफेक्ट स्टैमिना, कॉमन कॉज ऑफ रिजेक्शन होता है ये भी। अब कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो की मैं बात करी थी, जिसे हम क्यूबिटस वैल्गस भी बोलते हैं। नॉर्मल एंगल जो होता है वो 5 to 15 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे कम है, ज्यादा है, तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। एक्सेसिव एंगल कैन अफेक्ट वेपन हैंडलिंग और फिजिकल टास्क। आपको इसमें रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि ये वेपन हैंडलिंग और फिजिकल टास्क में अफेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग इन अकेडमीज, या इन फ्यूचर भी जब आप ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल हैंड है और ये क्यूबिटस वैल्गस वाला हैंड है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि ये सब नहीं हो, और अगर है भी तो एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, एक अच्छे ऑर्थोपीडियन डॉक्टर जो होते हैं, ये जो सर्जिकल डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करके आप ओपिनियन उनका ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में भी बहुत लोगों को रिजेक्शन मिलता है। ये 3 तरीके की होती है। पहला होता है काइफोसिस, जिसमें आप कुछ ऐसे से दिखते हैं, स्कोलियोसिस, जिसमें आप कुछ ऐसे से दिखते हैं पीछे से, और लॉर्डोसिस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाघा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसको लॉर्डोसिस डिसीज था, ठीक है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी थी। तो ये स्पाइन कर्वेचर के डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी है तो रिजेक्शन का कॉज है। और ये किस में आता है? ये आपका एक्सरे ऑफ स्पाइन इज मैंडेटरी। जब एक्सरे होता है ना, तब ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सपेंशन। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। टेस्ट लंग कैपेसिटी एंड मस्कुलो स्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी चेक करती है आपकी ये बेसिकली स्केलेटल। हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स बॉयज के केस में सर्जिकल में भी चेक हो जाता है, और सर्जिकल में आपका प्राइवेट पार्ट्स जो बॉयज के केस में चेक होते हैं वो भी आपके सर्जिकल में ही चेक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी के लिए मेन की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम, बता रही हूँ मैं। गर्ल्स के केस में 152, नेवी में 157 फॉर मेन एंड 152 फॉर वुमेन। एयरफोर्स में मेन की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, ये अफेक्ट हो सकती है एंट्री टू एंट्री, ठीक है। वुमेन के केस में 152। बॉडी मास इंडेक्स शुड बी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड रेंज। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप किस एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो उस एंट्री के हिसाब से भी आपका हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉमन रीजन फॉर ऑर्थो रिजेक्शन में क्या होता है? नॉकनी, फ्लैट फूट, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज जो एक्सरे में डिटेक्ट होती हैं, ओल्ड फ्रैक्चर्स भी अगर आपके हैं और अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन रह गया है तो वो भी आपका रिजेक्शन का कॉज है। फिर जॉइंट स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मल आपका चेस्ट एक्सपेंशन आता है, तो ये सारे रीजंस हैं कुछ रिजेक्शंस के। इसमें प्रिपरेशन टिप्स क्या होगी? डू अ प्रिवेंटिव चेकअप। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है आपको, तो एक एक्सरे करवा लीजिए स्पाइन का, फुट आर्च टेस्ट करवा लीजिए, और एक ऑर्थो कंसल्टेशन कर लीजिए, ठीक है, एसएसबी से पहले। करेक्ट पॉस्चर होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है आपको स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग विद प्रॉपर अलाइनमेंट। बहुत लोग झुक के चलते हैं तो वो सब आपको अवॉइड करना है बिल्कुल भी। चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अच्छे से आपकी 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपैंड करनी चाहिए। स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए। अवॉइड इंजरीज, ओल्ड फ्रैक्चर्स विद डिफॉर्मिटी कैन कॉज रिजेक्शन, ठीक है। चोट नहीं लगानी है आपको एसएसबी से पहले।
अपील प्रोसेस क्या होता है इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के बता चुकी हूँ, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल मैनर में एक्सप्लेन किया है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड जिसे हम एसएमबी बोलते हैं, ये इनिशियल टेस्ट होता है। अपील मेडिकल बोर्ड जिसे हम एएमबी बोलते हैं ये 42 डेज के अंदर आपको अपील करना होता है अगर आप अनफिट डिक्लेयर होते हैं एसएमबी में। रिव्यू मेडिकल बोर्ड बेसिकली आपका दिल्ली में होता है, आप पुणे में नहीं है, ये फाइनल चांस होता है और ये सबको कॉल नहीं आती आरएमबी की। मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहां पे जाके, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ गायने टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल्स ओनली फॉर फीमेल्स। सबसे पहले फीमेल से डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, जिसमें आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ लास्ट पीरियड, रेगुलरिटी ऑफ साइकिल्स, एनी हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है। डॉक्टर यूज दिस इंफॉर्मेशन टू असेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिसाइड इफ फर्दर टेस्ट आर नीडेड और नॉट। तो पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर फिजिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे ये पेशेंट लेटे हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपका चेक होगा। आपको एक गाउन पहना दिया जाएगा, आप अंडर गारमेंट्स वगैरह कुछ नहीं पहनेंगे। और अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, आपके साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो फिर आपका नॉर्मल कपड़े में भी हो सकता है, फिर आपको गाउन नहीं पहनाते हैं वो। बट हाँ, आपकी ये सारी चीज़ें चेक होती हैं प्राइवेटली, ठीक है। जनरल गायनेकोलॉजिकल चेकअप होता है। एनी एबनॉर्मल पेन और स्वेलिंग दिखते हैं वो आपके आपके प्राइवेट पार्ट में कोई एबनॉर्मल पेन या स्वेलिंग तो नहीं है, अनट्रीटेड कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो यूटीआई वगैरह जैसे हम बोलते हैं, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। पाइल्स वगैरह भी चेक करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। वो आपको बोलेंगे कफ करने के लिए, वो भी आपको देखना होता है कि आपके कफ करने से आपको कोई वाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग डिस्चार्ज तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें गायनोकोलॉजिस्ट चेक करते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सीवियर गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपको कोई सीवियर डिसीज नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट इज मैंडेटरी। बहुत सारे लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, तो वो एक रिजेक्शन का कॉज है। प्रेगनेंसी स्ट्रिक्टली डिस्क्वालीफाइंग ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, ये कोई बोलने की बात नहीं है, प्रेगनेंसी स्ट्रिक्टली डिस्क्वालीफाइंग इवन इन ट्रेनिंग अकेडमीज। एनी कंडीशन दैट मे अफेक्ट लॉन्ग टर्म फिटनेस और डिप्लॉयमेंट कैन लीड टू रिजेक्शन, ठीक है। अब मैं बताऊं प्राइवेट पार्ट का एग्जामिनेशन कैसे होता है। डॉक्टर में विजुअली चेक द एक्सटर्नल जेनिटल टू इंश्योर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होता है, क्लिनिकली होता है, एंड मेंटेन द प्रिवेसी एंड डिग्निटी। ये सारे कैंडिडेट्स का चेक होता है, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। जितना आप ज़्यादा घबराएंगे उतना ही फिर आप नर्वस हो जाएंगे डॉक्टर के सामने। इट्स नॉट इन्वेसिव अनलेस अ मेडिकल इशू इज सस्पेक्टेड, ठीक है। पाइल्स वगैरह भी चेक होते हैं, अगर आपको पाइल्स हैं तो ये भी एक रिजेक्शन का कॉज है। कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू कफ और स्ट्रेन, ठीक है। डॉक्टर्स ऑब्जर्व करती हैं पाइल्स के केस में आपको कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर रिजेक्शन का कॉज है। दिस हेल्प्स डिटेक्ट कंडीशंस दैट कुड वर्सन फिजिकल स्ट्रेस इन सर्विस। आपको पता ही है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपका फिजिकल फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह अफेक्ट हो सकती हैं। अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट, नॉट समथिंग टू बी एंशियस अबाउट, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से होता है। कॉमन रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अगर मैं गायने में बात करूं तो अगर आपको सीवियर पीसीओडी या पीसीओएस है तो रिजेक्शन का कॉज है। इरेगुलर और प्रॉब्लमेटिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिजेक्शन का कॉज है। प्रेगनेंसी है तो बोलने की बात ही नहीं है, तो परमानेंट रिजेक्शन है। अदर जनरल मेडिकल इश्यूज जैसे फ्लैट फुट, नॉक नीज, स्कोलियोसिस, विजन डिफेक्ट, साइकेट्रिक इलनेस, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो फिर ये रिजेक्शन का कॉज है। अब मैं प्रैक्टिकल प्रिपरेशन टिप्स की बात कर लूँ गायने के लिए, तो प्रिवेंटिव अल्ट्रासाउंड, एक आप एक अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं जिसमें आपकी पीसीओडी और पीसीओएस अगर आपको है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन कीजिए, अच्छे से अपनी डाइट और एक्सरसाइज फॉलो कीजिए। साइकिल को ट्रैक कीजिए कि एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं या नहीं, है ना। और फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, बिकॉज वो जो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है वो फॉर्म के बेस पे आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछती हैं पहले, उसके बाद ही फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। मेडिकल कंसल्टेशन, विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट इफ यू हैव इरेगुलर पीरियड्स हैं आपके, अगर पेल्विक में पेन है, सस्पेक्टेड है, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस, तो आप एक मेडिकल कंसल्टेशन बुक कर सकती हैं बाहर से, ठीक है, एसएसबी से पहले। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज कीजिए, और अच्छा एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंटेन कीजिए। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं कि अपने बॉडी को जितना आप क्लीन रखेंगे, प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करके जाइए, ठीक है। और हाइजीन मेंटेन कीजिए एक, आप वहाँ पे हेयरी हेयरी नहीं जा सकते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर को भी एग्जामिनेशन करने में दिक्कत होगी फिर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी गर्ल्स के केस में। बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल का ही बता सकती हूँ, बट बॉयज़ के केस में सर्जिकल डिपार्टमेंट में ही चीज़ें चेक होती हैं ये सारी, ठीक है। तो फाइनल टिप्स फॉर एस्पिरेंट यहाँ पे क्या रहेगी, कैरी ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स इफ यू हैड एनी प्रायर ट्रीटमेंट। अगर आपकी कोई पहले सर्जरी हुई है, चोट वोट लगी है, या कुछ भी आपने बॉडी में ट्रीटमेंट करवाया है, तो आप उसका एक डॉक्यूमेंट रखिए अपने पास,
स्टे हाइड्रेटेड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। ठीक है। डोंट हाइड मेडिकल हिस्ट्री, ऑनेस्टली ऑनेस्टी हेल्प्स अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस लेटर। आप ये मत समझिए कि डॉक्टर बेवकूफ़ है, डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलेगा, डॉक्टर को सब पता होता है। आप पहले बता दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। बिकॉज आजकल मैंने बताया कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स आ गए हैं मेडिकल फील्ड में, जो बहुत ही प्रिसीजन के साथ रिजल्ट बताते हैं, एआई बेस्ड आ गए हैं आजकल। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को बेवकूफ़ बना के फिट हो जाएंगे। फोकस ऑन ओवरऑल फिटनेस, नॉट जस्ट गायने हेल्थ। ठीक है। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में टीआर मिला है तो आप उस पर फोकस कीजिए, नॉट ओनली इन गायने। कोई भी टीआर मिलता है तो आपका बेसिकली एम है क्लियर करना उसे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अगर आपको मॉक इंटरव्यू अपना ऑनलाइन शेड्यूल करवाना है तो अपना पीआईक्यू मेल कीजिए, आपके पास मेल आ जाएगा रिप्लाई में डेट एंड टाइम का, जिस टाइम पे आपका गूगल मीट पे ऑनलाइन एक मॉक इंटरव्यू होगा और फीडबैक भी होगा उसमें, डिटेल्ड फीडबैक। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी है, और इस चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब करके जाइए, आगे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी।